अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास रेक्टिफिकेशन का ही है। रेक्टिफिकेशन में गुज़िश्ता दिन हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन देखी। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और इसको दो मेथड है इसके, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के तौर पे देखेंगे। यानी दो मुख्तलिफ तरीकों से ये प्रोसेस अंजाम देंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर जैसे नाम से जाहिर है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जब एसी साइकिल आता है, एक हिस्सा पॉजिटिव एक हिस्सा नेगेटिव होता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब था एसी को डीसी में लेके जाना। हाफ वेव आधे साइकिल को तो डीसी कर देता था, आधे को नहीं करता था। तो फुल वेव आपके एसी के जो दोनों हाफ होते हैं उनको सेम डायरेक्शन में कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि फुल वेव के अंदर एसी के दोनों साइकिल कन्वर्ट हो जाएंगे, या कह ले आपके ट्रांसफॉर्म कर दोगे डीसी के अंदर। ठीक होगी बात। अब ये कैसे मुमकिन है यही हमने देखना है। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा दो सर्किट है। तो पहला सर्किट है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास जरूरत कितनी है, दो डायोड्स की, D1 D2। और इसमें जो कमाल है वो है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का। ठीक है। इसके दरमियान में नल पॉइंट होता है, या कह लो आप कह लो ग्राउंड कह लो, कि जहां पे 0 वोल्ट होता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने आधी जो सेकेंडरी थी, सेकेंडरी वाइंडिंग आधी D1 के साथ क्लोज लूप में आ गई और आधी D2 के साथ क्लोज लूप में आ गई। यानी आपने सेंटर पॉइंट निकाल के जो 0 वोल्ट पे था उसको आपने यहां पे कनेक्ट कर दिया। ठीक होगी बात। अब होगा क्या, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एसी पे आपने सप्लाई दी, आपके पास ट्रांसफार्मर से वो सेकेंडरी तक पहुंची। अब आपके पास दो सिरे हैं, ए और बी। जब मैं कहूंगा कि पॉजिटिव हाफ आता है तो जो ए है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो बी है वो नेगेटिव हो जाता है। अगर बी नेगेटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद द पी टाइप, दो के रिवर्स बाइस हो जाएगा। इसका मतलब D2 तो रिवर्स बाइस में है। जबकि D1 में देखो तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद पी टाइप, तो इसका नहीं, ये फॉरवर्ड बाइस में है। तो D1 तो कंडक्ट करेगा मगर D2 कंडक्ट नहीं करेगा। अब पॉजिटिव से आपका सिग्नल चला, करंट चला, वो D1 से होते हुए RL से नेगेटिव तक, यानी आपके पास 0 तक पहुंच गया एक तरह से। ठीक होगी बात। तो जनाब अब इसका मतलब रेजिस्टेंस जो लोड है उसमें से करंट की डायरेक्शन आपको समझ आ रही है इस फिक के अकॉर्डिंग। अब अगला हाफ जो आएगा उसमें नेगेटिव हाफ में जाहिर है पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ए पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा, बी पहले नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब D2 अब फॉरवर्ड बाइस वाली शर्त पूरी करेगा, D1 आपकी रिवर्स बाइस वाली शर्त पूरी करेगा। तो D2 में से करंट चलेगा। अब वो D2 से होता हुआ RL से फिर आपके ग्राउंड लेवल पे आएगा। तो इसका मतलब अब आपके पास क्या हुआ कि जनाब अब आपने यहां से, सॉरी यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव के साइन रिवर्स करने थे, आप इसके करेक्शन कर लीजिएगा कि पॉजिटिव ऊपर होगा नेगेटिव नीचे होगा, क्योंकि लो पोटेंशियल शो करना है ना। तो करंट आपका पॉजिटिव से पॉजिटिव तो नहीं चलेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके। तो अच्छा अब आपके पास इसका मतलब अगर आप सादा बात देखें, आर एल में से करंट की डायरेक्शन क्या रही, सेम रहेगी। तो आपने यही तो करना था कि जो भी लोड लगाया हुआ है उसके लिए करंट की सिमत ना बदले। तो वो चीज तो हासिल हो गई कि D1 से भी जब कंडक्ट करेगा तो आपके लेफ्ट की जानिब जाएगा, D2 से भी कंडक्ट करेगा तो राइट से लेफ्ट जाएगा। तो इसका मतलब आपके लोड रेजिस्टेंस में से आपके करंट की डायरेक्शन सेम रही दोनों हाफ के लिए, पॉजिटिव हाफ के लिए भी नेगेटिव हाफ के लिए भी। तो हम कह सकते हैं कि डीसी हमने हासिल कर लिया लोड के क्रॉस में। अब एक कंसेप्ट है पीक इनवर्स वोल्टेज। ये क्या है, हम कहेंगे जो भी ये पूरी सेकेंडरी है इस पे मैक्सिमम जो वोल्टेज आप हासिल कर सकते हैं वो V0 है। अब चूंकि सेकेंडरी दो हिस्सों में बटी हुई है, आधा D1 के साथ है आधा D2 के साथ है। तो अगर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में अचीव होती है, अब इसका मतलब D1 कंडक्ट कर रहा है D2 कंडक्ट नहीं कर रहा, तो वो सारी की सारी किसके क्रॉस में आ जाएगी, वो सारी की सारी आपके पास नॉन कंडक्टिंग के क्रॉस में चली जाएगी। यानी वो आपके पास इसका मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज डबल हो जाएगी किसके, अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग के। आधी है ना,
आधी पे डबल हो गई, इसका ना ट्वाइस होगी ना वोल्टेज, समझे कि आपने आधी जो आपकी वाइंडिंग्स है उस पे पूरी वोल्टेज आ गई, इसका ना वो पहले की निस्बत से ट्वाइस परफॉर्म करेगी। तो यही लिखा है कि पीक इनवर्स वोल्टेज 2V0 के बराबर मानी जाएगी। अगर ये सेंटर में ना होता तो पूरा ही V0 होता ना आउटपुट। अब ये आधी पे V0 आ रहा है तो इसका ना ये डबल परफॉर्म कर रहा है, तो 2V0 आ जाएगा आपके पास एक हाफ में। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये होते हैं कि सेंटर टैप लोकेट करना मुश्किल होता है, फिर चूंकि एक आपका डायोड यूज हो रहा है तो आपके पास यानी जो आउटपुट है वो कम आती है, फिर आपके पास हाई ऐसे डायोड आपको यूज करने पड़ते हैं जिनकी पीक इनवर्स वोल्टेज हाई होती है। तो ये तो इसके ड्रॉबैक आ गए। अब जरा दूसरी जानिब चलते हैं, दैट इज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, जो हमारे ज्यादा काम का है। हम कहेंगे लेट्स से भी इसमें 4 डायोड आपको दिख रहे हैं, D1 D2 D3 D4, आमने सामने वाले D1 और D3 का रुख एक तरफ है, D2 और D4 का रुख एक तरफ है। याद रखने का तरीका याद रख लेना है, ठीक है। यानी एक डब्बा सा बना हुआ है स्क्वायर टाइप, उसमें जो आपके पास आमने सामने वाली साइड्स हैं उनमें डायोड एक तरह एक जैसे लगे हुए हैं। D1 और D3 की सेम तेक है, D2 और D4 की सेम तेक है, और डायगनल ए बी के बीच में आपने क्या लोड लगा दिया है, यानी दो ब्रिज, इसे ब्रिज कहेंगे, ब्रिज के जो आपके पास डायगनल होगा उसके दरमियान में आपने कोई पंखा ट्यूब बल्ब जो भी लगाना है वो आपने लगा दिया, ठीक होगी बात। अब वर्किंग में चलते हैं। जब आप वर्किंग देखेंगे पॉजिटिव हाफ आएगा तो लेट से मैं कह देता हूं पी पॉजिटिव है और क्यू नेगेटिव हो गया। अब इसका मतलब पॉजिटिव से आपका सिग्नल चलेगा, जब वो आप यहां पे आएगा तो उसको दो डायोड मिलने चाहिए, D1 और D4। D1 की जानिब वो जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस होगा, D4 के लिए वो नेगेटिव बायस होगा, इसका ना वो D4 की जानिब नहीं जाएगा। D1 से गुजर के फिर दो रास्ते आएंगे, RL की जानिब जाए या D2 की जानिब जाए। वो D2 के लिहाज से तो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव सिग्नल किस में से जाएगा? RL में से जाएगा, फिर B पे पहुंचेगा। अब दोनों रास्ते उसके लिए फॉरवर्ड हैं, D4 भी D3 भी, मगर करंट चलता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और बी और ये ऊपर वाले सिरे पे तो पोटेंशियल सेम होगा, इसका ना D4 की जानिब वो नहीं जाएगा, वो नीचे आ जाएगा D3 की जानिब जो लो पोटेंशियल पे है। तो यहां से D3 पे जब वो आएगा फिर अगेन बाद वो D2 की जानिब नहीं जाएगा क्योंकि दोनों एंड्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम, तो वो Q की जानिब आ जाएगा। तो इन समरी क्या हुआ कि D1 और D3 के लिए वो फॉरवर्ड बायस था और आपके पास D2 और D4 के लिए वो रिवर्स बायस था। तो आपने एक पाथ फॉलो किया जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि P से चले, D1 से आए, A से फिर B की जानिब गए, B से फिर D3 से होते हुए Q तक आ गए। अब आपको समझ है कि शुरू में D4 की जानिब क्यों नहीं गया? रिवर्स बायस। फिर बाद में D2 की तरफ नहीं गया, रिवर्स बायस। जब वो B तक आ गया, B पे गुजरने के बाद जो कंसेप्ट है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का, कि जब वो यहां से P से चला, D1 A से चलते चलते B पे आया, अब भी दो रास्ते हैं ना, तो D4 पे इसलिए नहीं गया कि दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम है, और इसी तरह D3 से आके फिर एक की जानिब नहीं गया क्योंकि पोटेंशियल सेम है, तो वो किसकी जानिब आ गया? Q की जानिब। तो इसका मतलब अब आपको रास्ता मालूम है कि D1 A B से होते वो इधर आ गया। अब अगर नेगेटिव हाफ आएगा तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, P नेगेटिव हो जाएगा, Q आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? अगर मैं ऊपर वाली फिक्स से समझाऊं, अब Q पॉजिटिव है, यहां से आगे अब वो D3 की जानिब नहीं जाएगा क्योंकि Q पॉजिटिव है, तो ये रिवर्स बायस है, वो D2 की जानिब जाएगा। D2 से गुजर के A पे पहुंचा, A से पहुंचा तो अब D1 रिवर्स बायस है, तो B A से गया B पे, B से अब वो फिर जाएगा D4 से P की जानिब। तो अब आप जो रास्ता फॉलो कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि P से Q से चला वो आपके D2 से होता हुआ A से B से वो आ गया P तक। RL जो आपकी लोड रेजिस्टेंस है, क्या दोनों में दफा करंट की सिमत सेम है? बिल्कुल सेम है, तो करंट की डायरेक्शन तो सेम चल रही है आपके पास। इसका मतलब जो आउटपुट आपको मिल रही है वो RL के क्रॉस में सेम मिल रही है, यानी डीसी आउटपुट आ रही है। तो अगर आप इसको फिक को समझो तो जब पॉजिटिव हाफ आया तो D1 D3 आपके चल रहे थे, जब नेगेटिव हाफ आया तो D2 D4 चल रहे थे, सेम इसी तरीका प्रोसेस रिपीट होता चला जाएगा। अब जो आइडियल वेव रेक्टिफायर है उसमें अब आपकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है
वो डबल हो जाएगी इनपुट से। अगर आप इसमें मुआवजा करो, एक साइकिल यहां तक है, जबकि इसका एक साइकिल ये है, ये फिर अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब आपके इतनी ही जगह में 2 साइकिल आ चुके हैं, तो इसलिए मैंने लिखा कि डबल इनपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी पहले की निस्बत डबल हो जाएगी। एफिशिएंसी देखें तो वही आउटपुट ओवर इनपुट का कंसेप्ट है, आउटपुट डीसी है। अब जो हाफ वेव में हमने डीसी पूरी कैलकुलेट की थी, वो उसका मैंने डबल कर दिया, क्योंकि डबल करंट हो गया, नेगेटिव हाफ वाला करंट भी अब अवेलेबल है। आईडीसी ये वैल्यू अब आपको मालूम है, मैंने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया है ताकि वो डबल आ जाए। तो वो आईडीसी की वैल्यू आप पावर में लगा देंगे कि भाई आई स्केयर आर, तो आई स्केयर आर है, चूंकि लोड पे आएगा आउटपुट, तो आपने ये वैल्यू लगा दी, तो उस आई डीसी की वैल्यू लग गई। फिर क्या जनाब, इनपुट करंट पे आप चूंकि अल्टरनेटिंग दे रहे हैं, तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, आई आरएमएस आ जाएगा, आर एफ इंटू आर एल आ जाएगा, ये वैल्यू लग जाएगी आपके पास। आई नॉट हम जानते हैं आरएमएस मैक्सिमम और स्क्वायर रूट 2 होता है। अब आपने ये दोनों की रेशियो ले लेनी है, यानी आउटपुट पावर की और इनपुट पावर की रेशियो उठाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.8121 प्लस आर एफ ओवर आर एल। अगर आर एफ निग्लिजिबल हो तो आपके पास जो 81.2 मैक्सिमम एफिशिएंसी आप हासिल कर सकते हैं, जो कि डबल है किससे, हाफ वेव रेक्टिफायर से। इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर ज्यादा आपके पास बेनिफिशियल है। अब जनाब अगर हम कहें इसके एडवांटेज क्या है, तो जाहिर है इसमें सेंटर टैप नहीं है, सेंटर टैप नहीं है तो आपको उसका 0 पॉइंट जो है वो आपने एलिमिनेट कर दिया, फाइंड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपके पास आउटपुट डबल हो गई है हाफ वेव के लिहाज से। फिर इसमें सबसे बात यह है कि जब आप कीमत को देखते हैं तो आप कभी भी सेंटर टैप वाले की जानिब नहीं जाएंगे। एक ट्रांसफार्मर, वो महंगा ट्रांसफार्मर है, ब्रिज सर्किट हमेशा यूज करेंगे। आपके 4 पे में ये पूरा सर्किट बन जाएगा, 1-1 रुपए का एक डायोड है, तो पूरा सर्किट आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।